नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नेंस नाउ का खास कार्यक्रम चेक्स एंड बैलेंसेस। मैं हूं श्वेता रंजन। आज का मुद्दा जो है वो देश में जो मौजूदा हालात है उससे काफी ताल्लुक रखता है। ये लगातार तीसरा वर्ष है जब यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से सिफारिश की है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखा जाए। और आपको हैरत होगी यह जानकर कि उस श्रेणी में जो और बाकी के देश हैं उनके नाम क्या क्या हैं, जैसे अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, वियतनाम, इस तरह के देश उसमें हैं। तो क्या भारत उस कैटेगरी में पहुंचा है? क्या भारत के लिए इस तरह का एक सिफारिश करना, एक वॉचडॉग की भूमिका निभाना, जो ये एजेंसी सिफारिश कर रही है, ये जायज है? इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रतन शारदा जी। उनको मैं स्क्रीन पर लाना चाहूंगी। आरएसएस से लंबा जुड़ाव रहा है इनका और काफी किताबें भी आपने लिखी हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। दीपम चैटर्जी जी हमारे साथ हैं। दीपम जी ने भी कई किताबें लिखी हैं, काफी प्रसिद्ध ऑथर हैं और माइथोलॉजी या रिलीजन, इन सब मसलों पर आप कहिए उनकी एक खासी समझ है, एक्सपर्टीज है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं ओंकारेश्वर पांडे जी, एक जाने माने पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो ओंकारेश्वर जी, आपका भी स्वागत है। दीपम जी, आपका भी स्वागत है। तो ये जो मसला है, जो भारत की छवि कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक किस्म से देखा जाए तो धूमिल होती दिख रही है। शुरुआत मैं रतन शारदा जी से ही करती हूं। चूंकि जो सरकार है 2014 के उपरांत अगर हम देखें तो हिंदू राष्ट्र को लेकर, एक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त जब ये वक्तव्य आता है, ये रिपोर्ट सामने आती है, तो हम क्या माने? श्वेता जी नमस्कार। पहली बात तो यह पहला वक्तव्य का मेरा ऑब्जेक्शन है, इस सरकार ने कभी भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं की। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो अजम्पशन है वही गलत है। दूसरी बात, ये जो आपने श्रेणियां पहले ही गिना थी किन राष्ट्रों के साथ में हैं, तो स्पष्ट पता चलता है कि प्योर बायस है। इसके बारे में कोई उनके पास कोई डेटा नहीं है। मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के बताता हूँ, ईयर बाद में बताऊँगा। उन्होंने कहा कि इस साल देयर इज मोटिवेटेड कम्युनल वायलेंस रिपोर्टेडली increased by 3 consecutive years in India, according to Muslim Christian NGOs that track communal incidents. Its adds 2014 statistics yet to be released by the ministry will likely be higher, reportedly than 823 incidents. But the date when data came, it was 644, 2014 में हुए। तो उन्होंने फिर कहा कि अगर हमें डेटा नहीं मिलता भी एस्यूम कि वो डेटा ऐसा होगा। एजम्पशन के ऊपर चलने वाली रिपोर्टें हैं और ये रिपोर्ट किस ईयर की है? 2015। तो ये 3 साल की बात नहीं है, ये बायस इनका कई सालों से चला रहा है। बेसिकली उनके लिए क्या है फ्रीडम? उनके लिए है कि फ्रीडम टू कन्वर्ट। बेसिकली इवेंजलिस्ट अप्रोच है उनकी। उनका वर्ल्ड व्यू है कि उनका भगवान श्रेष्ठ भगवान है, बाकी सारे भगवान या दुय्यम भगवान है, और जो पापी हैं उनको बचाना है। इसके लिए कन्वर्ट करना जरूरी है। जहाँ उनको इसमें रुकावट लगेगी उसको बदनाम करेंगे। अब मैं एक और रिपोर्ट उसमें आगे बताऊँगा। ये कहते हैं इनके चार्जेस क्या हैं। Modi government of Muslim dissenting voices, the coming NCR is likely to disenfranchise millions of Muslims. NCR हर देश में है, अमेरिका में भी है, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ NCR नहीं है। लेकिन अगर भारत बनाएगा तो मुस्लिम्स को डिफ्रेंचाइज करेगा। ये किस मुद्दे पे उन्होंने कहा, कोई इसके लिए फैक्ट नहीं है, कोई डेटा उनके पास नहीं है। और CA जिसको लेकर उन्होंने बात बनाई, CA किसी भी इंडियन मुस्लिम के बारे में नहीं था, वो आउटसाइडर्स के लिए था। जो माइनॉरिटी में जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है उनके लिए था। उसका किसी भी इंडियन मुस्लिम से लेना देना नहीं था। इस बेस पे इनकी जी, मैं आप तक वापस नहीं, एक मिनट आर्गुमेंट पूरी कर लो। इन्होंने लिखा है कि फादर स्टैन सैमी 84 जेसुइट प्रीस्ट लॉन्ग टाइम यूनियन डिफेंडर। आई विल कम टू दैट। मैं भी एक 10 सेकंड जी, ऐसे भी बातचीत नहीं हो सकती। शांति से बात करनी है। मैं कोई टीवी चैनल के डिबेट में बैठा हूं। जी बिल्कुल। स्टैन सैमी के डिटेंशन को इन्होंने बताया कि ये बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। स्टैन सैमी अर्बन नक्सल थे, नक्सल सपोर्टर थे। उनको टेरर के इल्जाम में जेल में डाला गया था। उनको कोर्ट ने जमानत नहीं दी, गवर्नमेंट का इश्यू नहीं था, और वो कस्टडी में नहीं मरे, हॉस्पिटल में मरे, और उनको बराबर इलाज मिला था। तो इस प्रकार के झूठी अफवाहें, झूठी खबरें, एस्यूम डेटा के ऊपर यदि आप हमको अफगानिस्तान और चीन के साथ खड़ा करते हैं तो आपके दिमाग का दिवालिया निकला। ये USIS आपके, यही मैं कह सकता हूँ।
जैसे मैंने कहा, मुद्दा इतना है कि उनको खुली फ्रीडम दीजिए कन्वर्जन की, सारे ह्यूमन राइट्स ठीक हो जाएंगे उनके। ओंकारेश्वर जी, आप क्या किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे मसले को? बातें हैं, एक तो जो देश में हमारे दिखाई दे रहा है वो एक तरफ है, और दूसरा जो उस रिपोर्ट में आ रहा है वो दूसरी तरफ है। जो रिपोर्ट की बातें हैं वो तथ्य पर आधारित होनी चाहिए, और जब हम तथ्यों की बात करते हैं तो भारत जैसे देश की तुलना चीन से करना, पाकिस्तान से करना, मुझे कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता। कभी हिंदुस्तान ने किसी लादेन को नहीं पाला था, हिंदुस्तान ने कभी इस तरह के जो वहां पे टेररिज्म को जिस तरह से सरकार और खुफिया एजेंसी उसको सपोर्ट करती है और उसको ट्रेनिंग देती है और उसको बढ़ावा देती है, वैसा भारत ने कभी नहीं किया। चीन की तरह, जिस तरह चीन ने ऑपरेशन किया है अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज का, जिस तरह से उनका वो दमन करती है, भारत की सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन हाल के समय में हम ये देख सकते हैं कि भारत में एक हिंदुत्व को लेके एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है, और इस जागरूकता के कारण जो हर तरह का एक विजिलेंटिज्म जो कह सकते हैं, जो वो एक बढ़ा है। और तभी हम देखते हैं कि चाहे वो जो गायों की तस्करी को लेके लोग जो हैं गांव वाले खड़े हो जाते हैं, उसमें कई बार मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी हुई हैं, और बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और कई बार हम देखते हैं कि रिलीजियस जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बहुत भड़काऊ भाषण हाल में आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा। ये एक पक्ष है। तो इस पर भारत में क्या है, कानून व्यवस्था है और अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट तक एक फैसला करती है, एक ऑर्डर पास करती है और उसको लागू किया जाता है। उत्तराखंड में अभी अभी वहां के रिलीजियस मीटिंग की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और कि मुख्य सचिव जिम्मेवार होगा अगर इस तरह की बात होगी। समाज में जो कुछ चल रहा है सीएए को लेके, एनआरसी को लेके, धारा 370 को लेके, उसमें बहुत सारा मतिभ्रम है, बहुत सारी बातें हैं। दूसरा पक्ष है जो इस देश में एक नए किस्म का जो है वो उन्मादी माहौल जो है वो बन रहा है, ये एक पक्ष है और ये चिंता की बात भी है। दूसरी तरफ हम एनसीआरबी के आंकड़ों को भी देखें तो भारत सरकार स्वयं मानती है कि देश में जो इस तरह के रिलीजियस वायलेंस हैं या जो दंगे हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, काफी संख्या है। रिलीजियस जो आंकड़े हैं अगर एनसीआरबी के 20 तक आए हैं 2020 तक के, अगर 19 से और 20 को देखें तो वो लगभग डबल की तादाद नजर आती है। तो ये एक पक्ष है, तो ये दोनों पक्षों को अलग अलग करके देखना चाहिए। अमेरिका जैसा उस रिपोर्ट में एक जो सेंटेंस जो कहा गया है वो ये है कि 2021 में, हालांकि ये जो रिपोर्ट है यही मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि, ये तो एक रिपोर्ट, एक रेफरेंस है जिससे लेकर हम बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक सेंटेंस है कि 2021 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति काफी खराब हुई। आपकी राय क्या है? क्या यही वजह है जिस कारण से ये जो आप कहिए रोजाना देखने को मिल रहा है, नमाज से लेकर, अजान से लेकर, बुर्खा से लेकर, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, आखिर क्यों आ रही हैं? शारदा जी ने इस बात से इनकार किया कि सरकार किसी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी के तौर पर और संगठन के तौर पर हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है, और उसका नतीजा ही ये है कि आज देश भर में तरह तरह के इस तरह के मसले नजर आ रहे हैं। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदुत्ववादी एजेंडा को बढ़ाए जाने के कारण उसके प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके रिपरकशन स्वरूप चीजें नजर आ रही हैं। ये एक मसला है। हाल में भी रामनवमी के मौके पर जिस तरह से तमाम कई जगहों पे दंगों की स्थिति हुई, ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो ये, और खास तौर से मैं इसके लिए पार्टी और संगठन से ज्यादा मैं उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को जिम्मेवार मानता हूं जो तमाम तरह के अफवाह फैला रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, अगर उसको नहीं रोका गया तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। चाहे सरकार हिंदुत्ववादी एजेंडे को बढ़ाए या सरकार धर्मनिरपेक्ष एजेंडे को बढ़ाए, लेकिन कोई भी एजेंडा ऐसा ना हो जो समाज को बांटने का काम करे, क्योंकि उससे राष्ट्र कमजोर होता है। मैं ये मानता हूं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बढ़ा रही है, जो लोग उसको बढ़ा रहे हैं, अगर वो चीजें ऑन रिकॉर्ड सही हैं तो उसको प्रेस रिलीज के रूप में लाया जाना चाहिए, आधिकारिक मंचों से उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अनधिकृत मंचों से उसको आप लेके चलते हैं तो उसके काउंटर में भी उसी तरह की प्रोपेगेंडिस्ट जो चीजें उठाई जाती हैं, और इससे जो है वो माहौल खराब होता है, जो कि खराब होता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है, और इस पे सरकार को जो कदम उठाना चाहिए, मुझे लगता है कि सरकार वहां जरूर चूक रही है और इसको रोकने में कामयाब नहीं हुई है।
दीपम जी, आप इसको क्या प्रोपेगेंडा मानते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो मैं काफी हद तक इस रिपोर्ट को लेकर मैं महसूस करती हूं कि ये क्या बेतुका सा एक रिपोर्ट है। क्योंकि अगर हम भारत में मुसलमानों की आबादी को देखें तो जो आजादी के समय 10% था वो बढ़कर 14.2% हुआ। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन हुई, 12.9 से लेकर 1.9 पे आया और हमारे यहाँ इंक्रीज हुई। तो क्या आप इसको एक प्रोपेगेंडा मान रहे हैं? सबसे बड़ी बात जो आपने श्वेता जी कही कि ये रिपोर्ट से बड़ा है मुद्दा, पहली बात तो, क्योंकि ये पहली बात तो वॉचडॉग होते कौन है? एक बैठे हुए दूसरे देश में जो कह रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है उसके बारे में हम बताएंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। ये एक मेरा पहलू जो आई कैन अंडरस्टैंड इस तरह से। दूसरा कि भारत में अभी दुनिया के सबसे ज्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल पहले 3 देशों में वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम पीपल इन इंडिया, और सिर्फ 4.5 या 5% मुसलमान बड़े हैं। अगर हम सिर्फ मुस्लिम्स की बात करें, वैसे देखें तो आप हर रिलीजन के लोग एक्सेप्ट फॉर प्रॉब्ली 1 और लाइक पारसी, सबके जो है जनसंख्या बड़ी है इंडिया में। तो हमारे यहाँ पे पहली बात तो ये कह ही नहीं सकते कि हम उनको दबा रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ रीजंस। दूसरा, आपने पाकिस्तान की बात कही, वहां ये जो भी है उसके बारे में सब जानते हैं क्या हो रहा है उधर से, पीपल आर नहीं, तो इसी ये है कि जरूरत ही नहीं होती लोगों के साथ ये बातचीत होने की। मतलब जो मुद्दा है वो कि वहां पे लोग नहीं है सेफ, हिंदूज आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, वी ऑल नो दिस। अब ये हिंदू मुस्लिम से थोड़ा आगे ये बड़ा मुद्दा हो गया, क्योंकि अमेरिका को एक टारगेट चाहिए और वो अभी निकला है इस रीजन से। मतलब ये सिर्फ अपना जो अफगानिस्तान से निकलते टाइम उन्होंने एक बड़ा एम्बैरेसिंग उनका एक फेस रहा है। तो अभी जियोपॉलिटिकली उनको इस एरिया में अगर एक अपना इम्पोर्टेंस बनाना है तो उनको किसी ना किसी बड़े देश पे टारगेट करना है। तो इंडिया चाइना को वो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पा रहे हैं इस दौरान। अभी उन्होंने इंडिया इज द सॉफ्ट टारगेट एंड हिंदुइज्म इज द सॉफ्टर टारगेट। इस्लाम के ऊपर अब अटैक नहीं कर पा रहे तो सीधा हिंदुओं के ऊपर उन्होंने वो डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म वाला एजेंडा चालू किया पहले लास्ट ईयर। फिर अभी ये सब जो ये रिपोर्ट्स चल रही हैं ये आज ही 3 साल की नहीं है, जैसे शारदा साहब ने बताया ये बहुत पहले की बात है। किसिंगर डॉक्ट्रिन टाइम से चल रहा है, अगर आप देखिए 60s से चल रही है कि इंडिया को दबा के रखना है, इंडिया को दबा के रखना है। तो अभी उनको दिख रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ भी करें इंडिया इज प्रोग्रेसिव, तो उनको अब कोई ना कोई मुद्दा ढूंढना है। मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग अ गुड जॉब इन मेकिंग द सोसाइटी बेटर, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर। तो अब उनको किस तरह से दबाया जाए, अब यही ढूंढा जा रहा है कि रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है इधर, और यही मुद्दे को पीछे पड़ के उसके दे वांट टू कीप दिस, हमको उस 15 कंट्रीज के बीच में लाना चाहते हैं। सो दिस इज हैपनिंग एज पर माय व्यू। शारदा जी, जैसे यूएपीए का भी इसमें जिक्र है और एनआरसी और सीए, ये सारी बातें आपने कही, स्टैन स्वामी का भी जिक्र किया आपने, यूएपीए का भी जिक्र है और हमने देखा है बीते दिनों की काफी हद तक इसका मिसयूज भी हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो क्या हम ये जो रिपोर्ट है वो भारत के डेमोक्रेटिक, लिबरल और सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है? जिस देश में भी टेररिज्म है उस देश में इससे भी कड़े कानून है। अमेरिका के अंदर कोई ऐसी बात करके देखिए, वहीं पर पुलिस आपको पकड़ के पीछे घुमा दिए, गोली मार देती है, वो अदालत तक भी जाती नहीं है। इसलिए बात करना कि टेरर के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग केवल हमारे यहाँ पर है, जितनी चैलेंज हमारे पास है टेररिज्म की, सेपरेटिज्म की या नक्सल की, और कहीं शायद ही होगी जिसको फिर भी हमने डेमोक्रेटिकली हैंडल किया है। कहीं ना कहीं एक्सेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कानून ही हटा दें जो पहले हुआ था और उसका दंड हम सबने में भुगता। जब लगातार टेरर के अटैक यूपीए के ज़माने में हर महीने हर दूसरे महीने होते थे और लोग बड़ी तादाद में मरते थे, तो इसलिए उसको डेमोक्रेसी के विरुद्ध वगैरह लिबरल डेमोक्रेसी की बात करने वाले, उसका दुरुपयोग उन्होंने भी किया है, और सेडिशन के केस का भी दुरुपयोग सभी ने किया है। उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके कारण क्या ये रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर कोई अत्याचार होता है? नहीं। क्या यूएपीए इज रिलीजियस न्यूट्रल, उसके अंदर हर तरह के लोग उसके अंदर कैद होते हैं, तो उसको रिलीजन से जोड़ना बहुत गलत बात है। दूसरी बात है, मुझे पता नहीं हिंदुत्व का कौन सा एजेंडा है, मैं इस विषय पे आपस में बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका, बाहर के लोग हमें क्या कहते हैं। ये केवल यूएसआर की रिपोर्ट नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड इलिबरल जमात
इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर समय समय पर ऐसी रिपोर्टें भेजी है जो बेसिर पैर है। एक जर्नलिस्ट के ऊपर गवर्नर का केस चलता है, वो जाके अमेरिका में कहते हैं कि मेरे ऊपर अत्याचार है, ह्यूमन राइट्स के अत्याचार हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप। और एक और बात जो आप ये जो कह रहे थे कि एजेंडा की बात कर रहे थे, मैंने वही आपको कहा, अगर खुद यूएनए की बात करें, ब्लैक लाइव्स मैटर कहाँ से आया, नेटिव्स के अत्याचार कौन करता है, स्ट्रीट के ऊपर खड़े खड़े काले किसी व्यक्ति को दबाकर उसको गोली से मार देने की घटनाएं कहाँ होती हैं, गन किलिंग कहाँ होती है, गन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी ये देश। आप आश्चर्य करेंगे, ये देश अपने आंख बेचने के लिए दुनिया भर में आग लगाता है, दुनिया भर में वॉर छेड़ता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कितने लाखों लोग आज यूक्रेन के अंदर बेघर पैर हो गए। सीरिया का झगड़ा क्या था, इराक का झगड़ा क्या था, ईरान का झगड़ा क्या था, जहाँ जहाँ इन्होंने लड़ाइयाँ फैलाई हैं केवल आंख बेचने के लिए फैलाई हैं, और आज वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। वो कितना बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इसको बताएं जरा। अफगानिस्तान में हुआ तो चुप रहे सभी लोग, सबको उसी हालत में छोड़ के अमेरिका भाग गया, लोग प्लेन से लटक लटक के गिर के मर गए। अमेरिका अंदर गोली मार के लोगों को जहाँ मर्जी मरोड़ के पुलिस मारती है, बाद में वहाँ पर दंगे फसाद होते हैं। वो ह्यूमन राइट्स की बात हमें सिखाएंगे, जिन्होंने काले सारे स्लेव्स लाकर नेटिव लोगों को मार मार कर एक साम्राज्य खड़ा किया, हमें ह्यूमन राइट्स के बताएंगे। हमारे तो हर धर्म के, हर पंथ के लोग लाए, फूले फले, यहाँ उन्होंने अपने को सेटल किया। डिफरेंसेस हो सकते हैं, अब रामनवमी पे तो दंगे, उसके लिए हिंदुओं को दोष देंगे आप? क्या हिंदू अपने देश में जुलूस नहीं निकाल सकता, हिंदू अपने त्यौहार नहीं मना सकता? अभी महाराष्ट्र के अंदर कानून आया कि मस्जिद के 100 मीटर के आसपास आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले कोई कानून और किस धार्मिक स्तर पर नहीं आया था। तो ये जो विकृत स्वरूप है सेक्युलरिज्म का, उसको हिंदुत्व पे थोपना, ये जरा कुछ अधिक हो जाता है। जहाँ तक जैसे मैंने कहा, ये सारे ह्यूमन राइट्स की बातें, इवेंजलिज्म इज द ओनली कॉज। मेरे पास बड़ा भयंकर लेटर है, मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा, कि बहुत ही वो चार्जिंग ऐसा बहुत कड़क है। किसी क्रिश्चियन ने पोप को लेटर लिखा है कि यहाँ के जो इवेंजलिस्ट हैं इनको जरा आप कंट्रोल करो, इसके कारण हमारी यहाँ के मुख्य समाज की धारा के साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं और अब इलविल फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार का पूरा पत्र मेरे पास है, मैं अभी शेयर नहीं करूँगा, इसके अंदर काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया, लेकिन मेरे पास है, आप चाहें तो मैं आपसे शेयर कर सकूंगा जब बाद में आप कहें तो, जिसके विरुद्ध चार्जेस लगाए हैं। मुझे पता है विस्मया का केस हुआ, क्या यूएसआईसी ने देखा, एक लड़की को कन्वर्ट के लिए मजबूर किया गया, वो आत्महत्या कर ली उसने, किसी ने उसका जिक्र किया, इन लोगों ने। फ्रैंको मुलक्कल रेप का केस हुआ, पकड़ा नहीं गया, पकड़ा गया, जमानत मिल गई, अब वो उसको छोड़ा गया, उसके में किसी पोप ने कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन शारदा जी, सवाल ये होता है कि दूसरे देश में नहीं चाहता था, लेकिन मैं अमेरिका को शीशा दिखाना चाहता था। अगर मेरे घर में है तो मैं दूर करूंगा, मेरे घर में समस्या मैं दूर करूंगा, इसके लिए मैं उसकी रिपोर्ट की गलतियां निकाल रहा हूं, मैं नहीं चाहता व्हाट अबाउट करूं। तो आप मानते हैं कि हमारे घर में समस्या है? समस्या तो खड़ी की जा रही है, चाहे वो लेफ्ट खड़ा करे, चाहे सीए के बहाने दंगे कराए, चाहे वो हिजाब के बहाने दंगे चलाए। आपने हिजाब की बात की, हिजाब का मुद्दा क्या था? कोई मुद्दा नहीं था। एक स्कूल के अंदर आप जबरदस्ती कानून तोड़ के कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आप बाद में कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट में जाने के पहले आप दंगे फसाद करते हैं। आप सीए के नाम पे दंगे फसाद करते हैं, आप हिजाब के नाम पे दंगे फसाद करते हैं, आप रामनवमी में आपको ऑब्जेक्शन है, और आज से नहीं है, पाकिस्तान बनने के पहले ऑब्जेक्शन होता था। पाकिस्तान बन गया, जिनको समस्या थी वो पाकिस्तान चले गए, अब यहाँ फिर से हम वही नाटक करेंगे जो 1920 में करते थे, 1925 में करते थे। समस्या कौन कर रहा है ये प्रश्न है, और उसको बाद में वो समस्या करने वाला यही चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोर मचे। मौलाना कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि अब तरक्की ना हो, एफडीआई ना आए, यूट्यूब पे घूम रहे हैं सारे भाषण। तो अगर इस प्रकार की घृणा की अगर राजनीति कोई करेगा और सामने कुछ अगर किसी भी प्रकार का छोटा भी रिएक्शन होगा तो उसका क्या हाल होगा। पर हिंदू समाज नहीं कर रहा, हिंदू समाज अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक शाबाशी हमें हिंदू समाज को देनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े प्रोवोकेशन हुए तो भी हिंदू समाज ने रिटेलिएट नहीं किया। वो चाहते हैं रिटेलिएट करें ताकि दुनिया भर में विक्टिम कार्ड खेलें। विक्टिम कार्ड खेलने वालों को आपको समझना पड़ेगा। चर्च अटैक का नाटक 2014 का आपके सामने है, वो चर्च अटैक नहीं था, पेटी थेफ्ट थे। नन रेप का केस आपके सामने हिंदुत्व वालों पर इल्ज़ाम लगा, वो बंगाली बांग्लादेशी इन्फ्लिटेटर था। उसके पहले झबुआ में नन केस रेप का हुआ, वीएचपी आरएसएस में नाम था, वो भी निकला कोई वहाँ का लोकल ट्राइबल। ये सब होने के बावजूद क्या किसी लेफ्टिस्ट ने, क्या किसी जिहादी ने माफ़ी मांगी कि हमने झूठ के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर लगाया? आरएसएस की साजिश बनी, किताब छप गई, किसी ने माफ़ी मांगी? तो ये सारा जो हिंदुत्व के नाम पे हर तरह की रेल पेल करना, ये कभी रोकना होगा।
और कल की बात ये करते समझ लीजिए, अगर आरएसएस वास्तव में इतनी एग्रेसिव होती, कम से कम 50 लाख के आसपास लोग रोज मिलते हैं आरएसएस के, अगर वो एग्रेसिव होती, सोचिए समाज में क्या होता। तो रादर देन अप्रिशिएटिंग द रिस्ट्रेंट एंड यू नो पेशेंस एंड शांति प्रिय जो नेचर है हिंदुओं का, उनके ऊपर हम हिंदू टेरर का कभी लेबल लगाते हैं, कभी उनको और लांछन लगाते हैं। ये हमें रोकना होगा, कहाँ से मुद्दा शुरू होता है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। ओंकारेश्वर जी, जैसा जो अच्छे लोग हैं, चाहे मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उनको आइसोलेट करके उनको भी उसी जगह डाल के हम अच्छा काम नहीं करते। और जो ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाते नहीं, ऐसे सेम वॉइसेस को टीवी में लाते नहीं, न्यूज़पेपर में लाते नहीं, उनको हम दूर रखते हैं और भड़काने वाले लोगों को सामने लाते हैं। ये हमारी मीडिया की समस्या है। इस देश में जैसा उन्होंने कहा कि कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, जिसको हम सॉर्ट आउट करेंगे या कर रहे हैं या उसको देखना है, और जो बाहर के आरोप लगा रहे हैं वो डिफरेंट बातें हैं। तो जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो कौन कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये कहाँ से चीजें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं, एक आपसी विद्वेष की स्थिति पैदा करती हैं, और भारत जैसे मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में ये चीजें भारत को कमजोर करती हैं। तो चाहे जो कोई भी उसको कर रहा हो, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, डिस्टेबलाइज करने की ही कोशिश है कि हर चीज पे बखेड़ा खड़ा करना है और हर चीज को एक कलर दे देना है, एक रंग दे देना है। यह कौन लोग रंग दे रहे हैं उसको रोकना होगा। दूसरी तरफ यह भी जो तुरंत बातें होती हैं कि सब ये फलां कलर से हैं और ये फलां कलर से हैं, वो पॉलिटिकल कलर भी है और वो आइडियोलॉजिकल कलर भी है, और तुरंत नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म का कलर भी लगाया जाता है। यह भी गलत है, क्योंकि जो सत्य बात करेगा उस सत्यता को समझना और देखना चाहिए कि क्या उसमें सच्चाई क्या है। तथ्यों के आधार पर बात हो, चाहे वो किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो। अगर भाजपा का होना गलत नहीं है, देखिए मैं मानती हूँ आप लोग जो कह रहे हैं, लेकिन उसमें अगर जिस तरह की भड़काऊ भाषण हमने हरिद्वार में देखे, छत्तीसगढ़ में देखे, अब आप उत्तराखंड का भी जिक्र किया, तो जब ये बातें मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि दूसरे समुदायों के लोग भी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसी तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा। ये भड़काऊ भाषण जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो या कोई और हो, जो भी दे रहे हैं वो गलत है और उसको कानून के तरीके से निपटना चाहिए। अगर वो वैसी इस तरह की बात करते हैं या उनके समुदाय का कोई ऐसा, कई हमारे पास क्लिपिंग्स आते हैं जिसमें वो लोग बातें तमाम करते हैं और वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो भी अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। और अगर कोई एक तरफ बात करेगा तो जाहिर है दूसरी तरफ भी लोग। तो ये जो माहौल बन रहा है, यह माहौल रोका जाना चाहिए। इसको इंटरनली हमें देखना होगा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत कमजोर होता है। भारत जो मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस था, वो है और रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन यह जो चीजें आ रही हैं, और जो कोई भी चीज हो, चाहे वो डिमोलिशन का मसला ही क्यों ना हो, अगर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तो जितने बुलडोजर अगर किसी मुस्लिम उस पे क्रिमिनल पे चलाए जा रहे हैं, उसने हिंदू क्रिमिनल्स पर भी चलें, और मेरे ख्याल से चल रहे हैं इक्का दुक्का जगह। तो जब ये कानून के तरह से चलेगा तब कहीं कोई वो नहीं होगा। तब आप चाहे समान नागरिक संहिता की बात कर लीजिए या कोई और बात कर लीजिए, देश में कानून का शासन चले, संविधान का शासन चले, यही सत्य होना चाहिए। और बाकी जो चीजें बकवास हो रही हैं, चाहे वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैला रही है, उसको भी रोका जाना चाहिए। दीपम जी, जैसा कि केवल 10 सेकंड लूंगा मैं जी, केवल 10 सेकंड। पहली बात, जो भड़काऊ भाषण होते हैं, आप ध्यान देंगे तो जब कोई फ्रिंज एलिमेंट हिंदू का भड़काऊ भाषण करता है, तुरंत उसकी निंदा होती है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की मांग होती है। लेकिन जब कोई वैसी जैसा व्यक्ति बोलता है, उसको समर्थन देने वाले टीवी पे आ जाते हैं, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो हमारा जो दोगलापन है हमारी लिबरल क्लास का, वो इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उसकी। दीपम जी, जैसे बहुत सारे दर्शक ये जानते भी नहीं होंगे कि जब यूएस में प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं तो वो बाइबल पर रखकर शपथ लेते हैं, हाथ रखकर ओथ लेते हैं। हाँ? हमारे यहाँ क्या ऐसा हो सकता है कि रामचरितमानस पर हाथ रख के शपथ लिया जाए? हमारे यहाँ पे ऐसे परमिशन तो किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट का जो आप चाहते हैं उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं। लेकिन हाथ उस गीता पे या रामचरितमानस पे या कुरान या बाइबल किसी पे भी रख के हाथ
शपथ लेने से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा, इससे बदलाव आ जाएगा। जैसे भारत में संविधान को महत्ता दी गई है, संविधान को महत्ता दी गई है, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब यूएस में ऐसा होता है तो कोई भी आवाज नहीं उठाता, कोई भी उसे सांप्रदायिक होने का आरोप नहीं लगाता, लेकिन भारत में अगर ऐसा नहीं, श्वेता मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। आप मिजोरम में जाएं तो वहां असेंबली की शुरुआत प्रेयर से होती है। इसलिए होती है कि मिजोरम की पूरी आबादी क्रिश्चियन आबादी है। सारे एमएलए चाहे वो भाजपा के ही क्यों ना हो, जीत के आते हैं तो वो क्रिश्चियन होते हैं और वो भी उसका विरोध नहीं कर पाते। मिजोरम एक ऐसा एक एक्सेप्शनल एक राज्य है जहां पर प्रेयर होता है असेंबली में, और दूसरे राज्य में इट इज एन एक्सेप्शनल स्टेट। लेकिन मैं भारत में अगर मैं लोकसभा की बात करूं या कैबिनेट की बात करूं तो शपथ लेते वक्त संविधान को महत्ता दी जाती है हमेशा। बिल्कुल, और दी ही जानी चाहिए। जो संविधान की जो रिस्पेक्ट है वो हाईएस्ट है, लेकिन जैसे अभी बात चल रही है वो ये है, जो आपने और एक वर्ड यूज किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहां अभी ऐसे आया नहीं है, लेकिन बात यही है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिलीजियस सिंबल है, हमारा नेशनल फ्लैग है, इनको सबसे ज्यादा ऊंचा रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन अभी आपने जैसे रिसेंट केस हुआ ये कि कल की या परसों की बात है कि एक स्टेशन है कहीं जहां पे ना कि सीटी बजती थी ट्रेन की, तो उसको तोड़ दिया कि हमारी नमाज में खलल हो रहा है। इस तरह से उसको जब डील करेंगे तो किसी को पनिशमेंट दी जाएगी तो उसको रिलीजियस कलर दे दिया जाएगा। बात यहाँ आ जाती है और हमें कहा जाता है कि हम रिलीजियस इंटॉलरेंस में हैं, लेकिन गलती कोई रिलीजन के नाम पे कर रहा है लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पनिश किया जा रहा है तो भी उसको रिलीजियस कलर दे दिया जाता है। तो पहले हमें क्राइम ढूंढना है कि क्या वो रिलीजन बेस्ड क्राइम कर रहा है, तो फिर उसको हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनली डील करते हैं तो उसको वो रिलीजन का कलर ना दिया जाए, इसके ऊपर भी एक बहुत जरूरी मेरे ख्याल चेक होना चाहिए। तो एक बड़ी समस्या ये भी है, एक बड़ी समस्या ये भी है कि भारत में रिलीजन जो है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मसला है। रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो वोट बैंक हैं इस पार्टी के या उस पार्टी के। अगर उस पार्टी के माइनॉरिटीज हैं तो इस पार्टी के मेजॉरिटीज हैं, तभी 80-20 की बातें होने लगती। तो ये जब तक रहेगा तब तक इस तरह की चीजें उठती हैं। तो हमें पॉलिटिक्स से भी उसको कैसे अलग किया जाए और समाज में विद्वेष न फैले, उसको अलग किया जाए और अपराध को अपराध की तरह देखा जाए, सच को सच की तरह देखा जाए, चाहे किसी भी उसके साथ हो। इस पे विचार करना है एक राष्ट्र के तौर पे, ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत रहे, हमारी सोसाइटी न टूटे, हमारा समाज न टूटे, न बिखरे। इस पे चिंता करनी चाहिए और इस बारे में भी हमें देखना होगा कि इसी नेशन बिल्डिंग की बात हमें देखना। इसी में जो आपने एनजीओस की बात की, बहुत सारे एनजीओस अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे उनका नाम रिलीजन से जुड़ा हो, लेकिन कई सारे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन से जुड़े हो, लेकिन जैसे अभी ड्रॉट, फ्लड्स हुआ या अर्थक्वेक हुआ, उसमें आके उन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन हम फिर भी उसको रिलीजियस कलर देना चाहते हैं और वो ही हमें रोकना चाहिए। जहां भी रिलीजन का कलर दिया जाए, चाहे अच्छे या बुरे दोनों काम की तरफ। शारदा जी, तो मैं आपसे कंक्लूड करना चाहूंगी इस डिस्कशन को कि जैसे भारत को कम्युनिस्ट चाइना और इस्लामिस्ट पाकिस्तान, ऑटोक्रेटिक नॉर्थ कोरिया, फंडामेंटलिस्ट सऊदी अरेबिया और टेरर इन्फेस्टेड सीरिया और अफगानिस्तान के साथ खड़ा करना एक, कह लीजिए कि एक गुनाह है, आप ये मानते हैं? टू कंक्लूड, मैं मानता हूं मूर्खता है। एक राष्ट्र, एक किसी देश की कोई संस्था जो प्योरली एवेंजेलिकल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उसके कहने पर हम अपने आप चिंता लगें, एक सही नहीं है। मैं तो मानूंगा ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग एक रिपोर्ट हमारी भी बननी चाहिए भारत की, इन देशों के ऊपर जो इस तरह के इल्ज़ाम समझते हैं कि हम एक, ये बिल्कुल रेसिस्ट है, ये बहुत ही रेसिस्ट अप्रोच है। और अगर इसके सामने कलर्ड लोग खड़े हो जाए और उसके सामने यूएसए की और ये सारे इस प्रकार के देशों की पोल खोलें जिनको लड़ाई के, जिनको हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, लाखों लोगों की, तो इनको पता चलेगा ह्यूमन राइट्स हैं क्या। इन्होंने क्या मैक्सिको के लोगों को नहीं रोका, इन्होंने क्या वहाँ से आने वाले लोगों को शरण किस प्रकार से दी, क्या कि हम सब जानते हैं, लेकिन हम उस देश का मुद्दा मान के उसमें दखल नहीं देते। तो इस प्रकार का दखल देना इनका बनता नहीं, इनके अपने इंटरेस्ट केवल कन्वर्जन के हैं। आज आप कन्वर्जन लॉ हटा दीजिए, जो कांग्रेस के जमाने से चल रहे हैं, आज सारे हटा दीजिए, FCRA का कानून, भारत पहले नंबर पे आ जाएगा धार्मिक सहिष्णुता के लिए, लेकिन हम नहीं करेंगे, ये स्पष्ट है। और हम अपने तरीके से चलेंगे
और हम भी उनके ऊपर वॉचडॉग बन के करेंगे उन्होंने क्या क्या किया है। तो आज हमारे सामने यूक्रेन की जो इतनी बड़ी, जो एक बहुत दर्दनाक हालत बनी है, जो आज हमने देखा है कि सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर लाखों लोग बेघरबार हो गए, सारे देश तबाह हो गए, इसलिए कि आपको फ्यूल सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए कि आप किसी और देश को ऊपर देखना नहीं चाहते हो। ये बड़ा खतरा है। ये तो छुटपुट संस्थाएं बोलेंगी निकल जाएंगी, इसकी चिंता हमें नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। शारदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ओंकारेश्वर जी और दीपम जी, थैंक यू सो मच। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर जुड़ती हूँ एक नए मुद्दे के साथ। अभी आप मुझे दें इजाजत। नमस्कार।